हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल पीसीएम हिस्ट्री। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इलेक्ट्रिसिटी का ये लास्ट टॉपिक है, कौन सा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या है इसका नाम? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक बात समझो कि सर हीटिंग इफेक्ट करंट की वजह से क्यों आया, कैसे आया, कहां से आया? ये तो समझ में आया कि सर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मतलब जूल्स कोई साइंटिस्ट होंगे, उनके नाम से बनाया गया है, बिल्कुल। और इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। तो एक तो बात समझ में आई कि सर करंट की वजह से, ये बताइए कि हीटिंग क्यों हुई, करंट की वजह से हीटिंग क्यों हुई। तो एक तो बात समझ में आती है कि बैटरी क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर में उनको एनर्जी देगी, सिंपल सी बात है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन गया, मान लो ये बैटरी थी और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, तो इसको ये यहाँ से ले गई तो कुछ एनर्जी इसको दे दी। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा अपने कंडक्टर के पास, इसमें बिल्कुल सर कंडक्टर के पास वापस गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेके आया ना? हाँ सर, अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आया। अब जैसे ही इसके अंदर घुसा तो उसमें प्रोटॉन्स भी होंगे, न्यूक्लियस भी होंगे, वगैरह 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 और चीजें भी होंगी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन टकराना स्टार्ट करेगा, ये कोलिजन करेगा, कुछ प्रोटॉन से करेगा, न्यूक्लियर से करेगा, और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके साथ करेगा। तो ये कोलिजन करना स्टार्ट करेगा। कोलिजन करते करते जब तक ये यहाँ पे आएगा तब तक इसकी एनर्जी लूज हो चुकी होगी। ठीक है, एनर्जी चली गई इसकी, कुछ ना कुछ तो एनर्जी जा चुकी है। फिर से ये वापस आएगा और फिर से यहाँ से बैटरी से एनर्जी देगी, मतलब बैटरी से कंटिन्यूसली एनर्जी देती रहेगी। ये भिखारी की तरीके से है, ये घूम के आएगा, अपना दे के आएगा, फिर से भीख मांगने आ जाएगा, बैटरी फिर दे देगी, फिर जाएगा, फिर से घूम के आएगा, फिर आ जाएगा। मतलब बैटरी कंटिन्यूसली एनर्जी इसे देती रहेगी। अब हमें ये बात बताओ कि सर ये कंटिन्यूसली कोलिजन करता रहेगा, जैसे जैसे और बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और ये एनर्जी लेके जाएगा सर, एक टाइम ऐसा आएगा बहुत ज्यादा एनर्जी ले जाएगा। एक बात बताइए सर कि जो एनर्जी ये लेके गया है वो गई कहाँ? तो वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट में कन्वर्ट हो गई। तो किसकी वजह से? वायर में क्या हो गया? हीटिंग हो गई। इसका मतलब है कि सर इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से हीटिंग जनरेट होती है। तो वायर क्या करना है? हीटिंग करता है, क्योंकि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो जो ये बैटरी से एनर्जी लेगा वो कहाँ चली जाएगी? उसमें हीटिंग में चली जाएगी, उसका टेम्परेचर वायर का बढ़ता बढ़ता और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि सर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इस तरीके से होता है और इस तरीके से आता है। इसमें समझ लो डायरेक्टली, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में एक बात यहां पर लिख ली जाए तो समझ जाओगे आप। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका फॉर्मूला बोलो, इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही W बोलते हैं, W मतलब वर्क डन। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबको पता है वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है? Q इंटू V, क्योंकि हमें पता है जो वोल्टेज होता है वो होता है W अपॉन Q, होता है नहीं होता? हाँ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय बैटरी कितनी होगी? W इक्वल्स टू, इसको इधर उचका दें तो Q इंटू V, बिल्कुल सर। तो Q इंटू V आ गया हमारे पास। हाँ, और हम जानते हैं कि Q की वैल्यू क्या होती है? I इंटू T, क्योंकि I की वैल्यू भी हम जानते हैं सर, I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो टाइम को इधर उचका दो तो Q की वैल्यू क्या जाएगी? I इंटू T। तो ये पुट कर दिया I इंटू T, यहाँ पे रख दो। तो W इक्वल्स टू कितना आ गया? I इंटू V इंटू T, बिल्कुल सर। और सब जानते हैं कि I की जब V इक्वल्स टू क्या होता है? V इक्वल्स टू IR होता है। तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या पुट करते हैं? IR। तो यहाँ पे W की वैल्यू क्या आ जाएगी? I इंटू आई स्क्वायर R इंटू T, बिल्कुल। एक और है कि सर I की जगह पे भी तो V अपॉन R लिख सकते हैं, क्योंकि I और V अपॉन R, बिल्कुल सर। तो I की जगह पे यहाँ पर क्या लिखते हैं? V अपॉन R। तो W यहाँ से आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले आए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले याद रखना, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले हैं VI इंटू टी, W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, W इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर अपॉन वी स्क्वायर आर इंटू टी। तीनों के तीनों फॉर्मूले याद रख लेना, आप समझ लेना, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले ही पावर में यूज होंगे। ठीक है, बिल्कुल सर, समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में ये वाली चीजें थी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट देख लो, यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल। हम ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी? जूल यूनिट होती है। बिल्कुल सर, समझ में आ गया कि इसकी यूनिट कितनी होती है?
जूल, एनर्जी की यूनिट हमेशा जूल होती है, लेकिन अब एक बात याद रखो, घरों में यूज होती है 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर घर में यूज होती है, अपने घरों में मीटर वगैरह में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर करते हैं वो किस में यूज होती है, किलोवाट आवर में। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं 1 यूनिट। अब सर ये वॉट वगैरह क्या है, अभी पावर पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी तो सिर्फ इतना याद रखो कि 1 किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर को मतलब अपने बोलते हैं ना घर में कि आज 1 यूनिट बिजली खर्च हो गई, आज 2 यूनिट हो गई, तो इसका मतलब है 1 किलोवाट आवर खत्म हो गई, 2 किलोवाट आवर खत्म हो गई, या 4 किलोवाट आवर खत्म हो गई। ठीक है, बिल्कुल सर, किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। लिखो, फिर हम और आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले थे, ये यहां पर समझ में आए। तो सर हीटिंग इफेक्ट क्या था, तो उसके बारे में समझते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। तो ठीक है, जूल्स लॉ को समझते हैं सबसे पहले। तो जूल्स लॉ हमने समझ लिया कि हीटिंग सर आई क्यों, तो हीटिंग से सिंपल सी बात एक समझ में आती है कि सर जो सर हीटिंग होती है ना, एच की वैल्यू होती है ऊपर W मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अभी लिखी थी, अपॉन में क्या आ जाएगा, J, और यहाँ पे J क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट, मैकेनिकल, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, 11 12 क्लास में पढ़ाया जाएगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट। ये जनरली सबस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो वाली बात छोड़ते हैं। W का हमें समझ में आया, W के कितने फॉर्मूले आए थे, 3। उसमें सबसे पहला बोलो I² R/T/J, एक और बोलो W की जगह पुट करें VI/T/J, एक और बोलो V²R/T/J। तो ये किसके फॉर्मूले हो गए, H के फॉर्मूले हो गए। बिल्कुल सर, तो यही होते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के फॉर्मूले। J इसमें क्या है, कांस्टेंट है, याद रखना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे ही वर्क डन बाय बैटरी बोलते हैं, तो I²RT/J, VIT/J और V²T/R/J। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। अब इसमें एक और चीज पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। क्या पढ़ेंगे इसमें, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में वो नोट कर लो, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में समझते हैं हम। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क और डेसिपिएशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो मतलब सर रेट ऑफ डूइंग वर्क और डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, मतलब वर्क पर यूनिट टाइम या एनर्जी जो खर्च हो रही है वो पर यूनिट टाइम, उसे क्या बोलते हैं, पावर। तो याद रखना, पावर होता है W/T, या बोल सकते हैं एनर्जी अपॉन टी। पावर क्या है, W/T और एनर्जी अपॉन टी। वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी यूनिट क्या होती है टाइम की, सेकंड। तो जूल अपॉन सेकंड को ही बोलते हैं वॉट, जूल अपॉन सेकंड को क्या बोलते हैं, वॉट। तो पावर की यूनिट कितनी है, वॉट, मतलब 1 जूल काम 1 सेकंड में हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, 1 वॉट। ठीक है, अभी हमने बोला कि 1 किलोवाट का मतलब क्या है, 10⁻³ वॉट का मतलब क्या होता है, मतलब 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। अब 1 मेगावाट में कितने वॉट होंगे, ये भी याद रख लेना। 1 मेगावाट में 10⁶ वॉट होते हैं, ये भी याद रख लेना। और पावर का फॉर्मूला क्या था, W/T या एनर्जी अपॉन टी। एक और बात हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं, समझो, यह साफ कर दें कि सर W के हमने 3 फॉर्मूले देखे थे, अभी भी हमें पता है W क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसके 3 फॉर्मूले थे। तो सर पावर के भी 3 फॉर्मूले आएंगे, हाँ। तो पावर में सबसे पहला फॉर्मूला W/T, तो जर्नल है, तो W में सबसे पहला क्या था, I²RT/T, तो ये कट गया, तो यहां से कितना आया, I²R, ये पावर का एक फॉर्मूला आ गया, I²R। अब दूसरी W में पुट करें तो VI/T/T, T से T कट गया तो क्या बच गया, VI। तो एक और पावर का फॉर्मूला आ गया, वो कितना आ गया, VI। ठीक है, पावर के फॉर्मूले से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फॉर्मूला था V²R/T, और नीचे T ऑलरेडी से ये वाला T और W की जगह पुट कर दिया तो T से T कट गया, तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज V²/R।
तो जूल्स हीटिंग के भी 3 फॉर्मूले थे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी 3 फॉर्मूले थे और पावर के भी 3 फॉर्मूले थे। अगर आई आर दे रखा है तो ये लगाएंगे, वी आई दे रखा है तो ये लगाएंगे, वी और आर दे रखा है तो ये लगाएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अब थोड़ी बहुत और बात कर ली जाए उसके बाद अब बात करते हैं रेटेड पावर की। ठीक है, किसकी? रेटेड पावर की। तो इसको साफ कर दिए बिल्कुल। तो समझो कि हाउ कैन रेटेड पावर वर्क। ठीक है, रेटेड पावर, ठीक है, इसमें एक बात समझते हैं, रेटेड पावर का मतलब क्या होता है? रेटेड पावर का मतलब क्या होता है? तो एक बात समझो कि रेटेड पावर का मतलब क्या होता है। रेटेड पावर को किस तरीके से हम समझते हैं? रेटेड का मतलब है जैसे हमारे पास कोई अप्लायंसेस हैं, हमारे घर में कोई अप्लायंसेस हैं, कुछ मान लो हीटर वगैरह, बल्ब वगैरह, कुछ भी अप्लायंसेस या डिवाइसेस होते हैं, उन्हें अप्लायंस बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल, हीटर वगैरह होता है, माइक्रोवेव ओवन होते हैं वो वगैरह, और बल्ब वगैरह, तो ये सब क्या है? अप्लायंसेस हैं। इनको कितने पे चलाया जा सकता है? रेटेड पावर का मतलब क्या है? जैसे ये बल्ब है, ये कितने वोल्टेज पे या कितनी पावर पे चलाया जा सकता है, उसे बोलते हैं रेटेड पावर। रेटेड पावर के साथ साथ रेटेड वोल्टेज भी समझ लो, रेटेड वोल्टेज। ठीक है, मतलब आप देखना कि बल्ब वगैरह हैं तो उन पे लिखा होगा कि इतनी वोल्टेज और इतना पावर। बोल रहे हैं ना, एलईडी बल्ब लेने जाते हैं तो 5 वॉट का दे दो, 6 वॉट का, 10 वॉट का, 12 वॉट का, तो वो क्या है? उनकी पावर है, मतलब ये इतनी पावर को कंज्यूम करने वाला है, तो वो इसकी क्या है? रेटेड पावर। इतने से ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि रेटेड वोल्टेज का मतलब क्या है। रेटेड वोल्टेज का मतलब सर क्या होता है कि रेटेड वोल्टेज का मतलब है कि जो भी हमारा अप्लायंस है वो कितने वोल्टेज पे चलेगा, कितने वोल्टेज पे चलेगा। जैसे लट्टू है, बल्ब है ना, बल्ब पे लिखा है 220 वोल्ट, बल्ब पे कितना लिखा है? 220 वोल्ट। इसका मतलब है कि जो बल्ब है वो केवल और केवल 220 वोल्टेज पे चलेगा, मतलब 220 वोल्टेज से कम पर भी चल जाएगा, लेकिन अगर 220 वोल्टेज से ज्यादा दे दिया तो इसकी कहानी समाप्त हो जाएगी, ये बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसका मतलब होता है रेटेड वोल्टेज, मतलब इससे ज्यादा उसे अप्लायंसेस में नहीं दे सकते, इससे ज्यादा दे दिया तो वो खत्म हो जाएगा। और अपनी इंडिया में याद रखना, अपनी इंडिया में सारे के सारे डिवाइस 220 वोल्टेज की रेटेड में होते हैं, जबकि अमेरिका में ये वाले डिवाइस 110 वोल्टेज में होते हैं। मतलब हमारे यहाँ का अगर अमेरिका में लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अमेरिका का अगर हमारे यहाँ लगा दिया तो वो पूरा खत्म हो जाएगा तुरंत, क्योंकि वहां की रेटेड कितनी है? 110। लेकिन अमेरिका में फिर एनर्जी कम खर्च होती है क्योंकि 110 पे ही सारे काम हो रहे हैं, इंडिया में 220 पे सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, तो रेटेड वोल्टेज का मतलब है इससे ज्यादा नहीं, बस रोक लो कि इससे ज्यादा दे दिया तो भाई खतरा है। और रेटेड पावर का मतलब समझ में आया कि इतनी ही एनर्जी खर्च करेगा, इससे ज्यादा खर्च नहीं करने वाला, बिल्कुल। तो याद रखना, वोल्टेज और पावर, इनसे रेटेड, इन दोनों को रेटेड किया जाएगा। ठीक है, अब दोनों से रेटेड से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका यूज तब होगा जब रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो मान लो ये कोई अप्लायंस है, इसकी रेटेड पावर है P और वो है V, इसने पूछा है इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? V²/P। ठीक है, ये V²/P कैसे आया? ये देखो, P को इधर भेज दो, R को इधर उचकाओ, तो R = V²/P। तो रेटेड के सारे कंसेप्ट समझ में आ गए। ठीक है, तो यहां तक इतना ही था। अब हम थोड़े 4-5 न्यूमेरिकल और करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करते हैं। ठीक है, नोट करो। ठीक है, तो फिर हम ये दोनों क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, क्या है? एक करंट 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट, मतलब 4 एम्पियर का करंट। हमें सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या लिखना होता है, क्या क्या गिवन है। तो आई कितना दे रखा है? 4 एम्पियर का करंट फ्लो किससे हो रहा है? 12 वोल्ट की हेडलाइट से, बिल्कुल। टाइम कितना दे रखा है? 10 मिनट। एक तो बात समझ में आ गई कि सर टाइम 10 मिनट है, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये किसमें हो जाएगा? 600 सेकंड। याद रखना, हमेशा सेकंड में ही चर्चाएं हो रही होंगी। ठीक है, अब उन्होंने बोला एनर्जी बताओ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो फॉर्मूला बताओ जिसमें VVI, IVI और TBI। पहला फॉर्मूला I²R×T, दूसरा फॉर्मूला V²/R×T और तीसरा फॉर्मूला V×I×T। तो तीसरा फॉर्मूला है VIT। इसमें तीनों चीजें आ रही हैं, बिल्कुल सर, डायरेक्टली यूज करो। V 12 वोल्ट, I 4 एम्पियर, T 600 सेकेंड। तो यहां से डायरेक्टली एनर्जी कितनी आ जाएगी? 12 6 चौक 24 और 12 चौक 48, 12
दूनी 24 और 4 28, ये इतनी एनर्जी, इतने जूल एनर्जी आ जाएगी। समझ में आ गया ना? ये मल्टीप्लाई कर दिया, 6 चौक 24, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 4 28, बिल्कुल इतना जूल एनर्जी कंज्यूम्ड हो गई। तो हमेशा इनलाइन न्यूमेरिकल को करो तो ये देख लो कि गिवन क्या क्या है, फिर एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें तीनों चीजें आ रही हो वो डायरेक्टली यूज करके कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये भी कर लेते हैं, बहुत आसान ये भी है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 480 ओम, तो हमें रेजिस्टेंस दे दिया भैया, और वोल्टेज कितना दे दिया 220 वोल्ट सप्लाई है, कितने की 220 वोल्ट की। हमें एनर्जी बतानी है कितने टाइम में 10 सेकंड में। अब ऐसा फॉर्मूला बताओ एनर्जी का जिसमें आर भी आए, बी भी आए और टी भी आए। ऐसा फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर आर इंटू टी, मतलब वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। इस फॉर्मूले में सर तीनों चीजें आ रही हैं तो डायरेक्टली लगा दो सर। वी स्क्वायर का मतलब 220 इंटू 220 अपॉन आर का मतलब है 480 इंटू 10 सेकेंड। तो ये 10 से ये 0 कट गया, इसे काटेंगे तो 1 1 0, इसे काटेंगे 2 दूनी 4 2 चौक 8, इसे काटेंगे तो 12 और ये कटेगा 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 11 11 2100, मतलब 12100 अपॉन 12, इतनी जूल यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। बिल्कुल आसान है ना? ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला देख लो कि सर किसमें लगाना है, क्या क्या दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमने सारे फॉर्मूले लिखा रखे, तो ये नोट करो। आगे थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन कराते हैं, एक दो। ये रेटेड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो सिंपल सा है कि व्हाट इज करंट ड्रॉन बाय अ बल्ब रेटेड 40 वोल्ट 20 वोल्ट। ठीक है, एक बात समझ में आई, मैंने बोला था रेटेड वाले काम केवल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, और रेटेड का मतलब भी समझाया। अगर इसकी 40 वाट रेटेड है, 220 वोल्ट है, इसका मतलब है कि ये एनर्जी खर्च करेगा तो कितनी करेगा 40 जूल वाली, और इससे अगर 220 से ज्यादा सप्लाई दे दी तो सर इसका काम खत्म हो जाएगा, फिर इसका कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि फिर इसका चलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितनी दे सकते हैं 220, कम से कम दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 220, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल, तो इसका यूज क्या होता है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो मैंने बोला था कि आर की निकालना है तो ऊपर लिखते हैं वी स्क्वायर, नीचे लिखते हैं पी। ठीक है, बिल्कुल, तो आर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर का मतलब 220 इंटू 220 अपॉन पी, पी का मतलब है 40, काटा तो ये 111 बिल्कुल, और 1 0 कट गया था, तो यहाँ से आर की वैल्यू आई 1210 ओम, मतलब 1210 ओम रेजिस्टेंस आ गया। यस सर। अब उसने पूछा करंट बताना है कितना होगा, तो सब जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर। आर की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू निकालनी है, V की वैल्यू 220, तो आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 220 अपॉन आर की वैल्यू कितनी आई 1210, ये कट गया बिल्कुल, तो कितना आ गया 22/121, काटेंगे 11 दूनी 22 11 11, तो 2/11 एम्पियर। आसान है ना? याद रखना रेटेड वाली जहां पर भी क्वेश्चन आए तो रेटेड वाले से पहले क्या निकालना, रेजिस्टेंस, फिर जो भी पूछा हो वो रेजिस्टेंस से सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब मान लो करंट दिया होता, वोल्टेज पूछा होता, तो हमें सबसे पहले रेटेड का काम हमें यही है कि रेजिस्टेंस को निकालना है, और रेटेड का मतलब तुम लोग समझते हो, मैंने तुम्हें पहले बता दिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराते हैं, नोट करो इसे। ठीक है, इसका एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं कि पैरेलल में पावर किस तरीके से जोड़ेंगे और सीरीज में पावर किस तरीके से जोड़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना इन सीरीज के केसेस में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है R1 R2 R3, लेकिन पावर जुड़ेगी 1/P1 1/P2 1/P3। ठीक है, मतलब सर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। हाँ, सीरीज में उल्टे तरीके से जुड़ेगी, वहां पर पैरेलल में जुड़ती थी, लेकिन पैरेलल में पावर कैसे जुड़ेगी, पैरेलल में पावर सीधे जुड़ जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 और ये डॉट 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 Pn तक, यहाँ पर 1/Pn। ठीक है, P नेट समझ में आ गया बिल्कुल। तो यहाँ पर सर पैरेलल सीरीज का उल्टा कंसेप्ट है जो यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, सीरीज में उल्टे तरीके से जुड़ेगी और जबकि पैरेलल में सीधे। यहाँ पर रेजिस्टेंस से थोड़ा उल्टा केसेस है। ठीक है, आप समझ गए ना? हाँ ठीक है, लिखो आगे बताएं। हम एक और क्वेश्चन कराते हैं। इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिए, एक और चीज डायरेक्टली ऐड कर लीजिए, क्योंकि एक ट्रिक वाली चीज है यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। जो टोटल कॉस्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना कि एनर्जी अगर 1 किलोवाट आर का इतना है,
इतनी रुपए है, 5 रुपए है, 1 किलो वाट आवर की 10 रुपए है, तो इतनी पावर कंज्यूम हुई, तो उसका कितनी एनर्जी या कितनी रुपए हमें देने पड़ेंगे। जो बिल बनता है ना उसका समझिए कि अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है, क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट, तो इसका तरीका समझो कि किस तरीके से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो पावर ऊपर लिखते हैं जो वॉट में लिखी जाती है, किसमें, वॉट में, इनटू टाइम लिखते हैं जो हार में लिखा जाता है, किसमें, आर में, ठीक है। अपॉन में 1000 लिखते हैं, अपॉन में कितना लिखते हैं, 1000, और मल्टीप्लाई में लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर की कितनी कॉस्ट है, ये डायरेक्टली हम यहां पर निकाल सकते हैं। समझ गए ना कि यहां से हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली टोटल कॉस्ट निकाली जा सकती है। पावर लिखनी है वॉट में अपॉन 1000, टाइम लिखना है आर में, और कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर लिखनी है। अब इसका सर एग्जांपल बताइए, तो एग्जांपल देखो किस तरीके से यूज करना है वो देख लो, वो समझ लो आप। कि मान लो कि कोई बल्ब है, मान लो ये बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है, ये 4 किलोवाट इसकी पावर रेटेड है और 220 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, 220 वोल्ट की सप्लाई है। अब फाइंड करो, फाइंड टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फाइंड क्या करना है, टोटल कॉस्ट करना है, फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इफ, अगर फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में बतानी है। इफ कब, इफ मान लीजिए ये 4 किलोवाट हो गया, ये 220 वाट हो गया। फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 2 सेकेंड इफ 1 किलोवाट आवर इज ₹5, मतलब 1 किलोवाट आवर कितने रुपए का है, 5 रुपए का है। 2 सेकंड में बताओ, अगर 4 किलोवाट इसकी रेटेड है 220 वोल्ट पे, कितनी हमने पैसा देना पड़ेगा अगर हमारे घर में केवल इतना ही काम होता है तो इसकी टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है कि पावर लिखो वॉट में, तो पावर कितनी है, 4 किलोवाट, तो वॉट में करने के लिए 4 वॉट हो जाएगा 4000 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वॉट, तो 4000 इनटू टाइम कितना है 2 सेकंड, इसे घंटे में बदलेंगे तो डिवाइड कितने का करेंगे, 60 इंटू 60, सिंपल सी बात है, 2 सेकंड को घंटे में बदल दिया तो 60 इंटू 60, और नीचे ऑलरेडी से 1000 लिखा हुआ था, और इंटू कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट और कितनी है, 5 है। बिल्कुल सर, अब सर आसानी से हो जाएगा, इस 1000 से 1000 निमट लिया, यहां से इसे काटेंगे तो 20 बचेगा, यहां से इसे काटेंगे तो 4 बचेगा, ये 4 4 कट जाएगा। इसका मतलब है सर 1/60 रुपए खर्च होगा हमारा 2 सेकंड में। बिल्कुल समझ में आया। अब वैसे तो हमें काफी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अब इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली कॉस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन और कराते हैं और खत्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, वो समझ लो कि एक क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कि ब्राइटनेस वाले बल्ब होते हैं ना, बल्ब कौन सा ज्यादा ब्राइट करेगा, कौन सा कम ब्राइट करेगा, तो उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें समझ लो कि अगर बल्ब पैरेलल में है, अगर बल्ब इन पैरेलल, अगर बल्ब पैरेलल में है तो समझ लेना कि ऑल बल्ब आर ग्लो विथ सेम ब्राइटनेस। इसका मतलब है कि जितने बल्ब हैं वो सब सेम ब्राइटनेस से ग्लो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा सर क्यों हुआ, समझ लो, मान लो एक ये बल्ब था और एक ये बल्ब था, और यहां से मान लो ये वोल्टेज बैटरी लगा दी। अब ये पैरेलल में है, पैरेलल में क्या सेम रहेगा, वोल्टेज। जब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा तो उनका ग्लो ऑब्वियसली बात है सेम हो जाएगा, क्योंकि सब में दोनों की पावर कैसी आ जाएगी, अगर सेम बल्ब है तो सेम आ जाएगी। इसका मतलब है वोल्टेज पे सर डिपेंड करता है, बिल्कुल सर डिपेंड करता है। तो वोल्टेज दोनों का सेम रहेगा, तो वोल्टेज सेम है तो दोनों कैसे ग्लो करेंगे, सेम रेटेड पे ग्लो करेंगे। अगर इनका रेटेड सेम है, इनका रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, बिल्कुल, तो ये सेम तरीके से ग्लो करेंगे। बिल्कुल सर, अगर अलग अलग है तो हम चेक करेंगे किसका वोल्टेज ज्यादा है, जिसका, देखो ब्राइटनेस चेक करने का एक ही तरीका है, वोल्टेज चेक कर लो, जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, जिसका कम होगा वो कम ग्लो करेगा। ये तो सब जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अगर सर यहाँ पे पैरेलल में तो है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, तो सर रेजिस्टेंस में फर्क ही नहीं पड़ता। अभी तो आपने बोला फर्क पड़ता है, नहीं, पैरेलल में नहीं पड़ता, सीरीज में फर्क पड़ता है। तो याद रखना कि वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज दोनों के अक्रॉस कैसा रहने वाला है, सेम, फर्क नहीं पड़ता कि अलग अलग है, सेम है। उनका ग्लो कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कैसा है,
सेम है बिल्कुल। अब मान लो अगर बल्ब सीरीज में है, बल्ब इन सीरीज, तो सीरीज में तो सर वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। हाँ, तो सीरीज में वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा। बल्ब ग्लो वो करेगा ज्यादा वो जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा। और हमें पता है कि सीरीज में वोल्टेज को डिवाइड कैसे करना होता है, R1 R2 R3, फिर सबको सिंपल कन्वर्ट करते हैं, फिर सबको ऐड कर लेते हैं। तो जिसका वोल्टेज ज्यादा आएगा वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा और जिसका वोल्टेज कम आएगा वो बल्ब कम ग्लो करेगा। इसी में एक और तरीके का और क्वेश्चन आता है कि अरेंज कर लेते हैं कि सर बताइए कि कौन सा बल्ब फूट जाएगा। मान लो इसी में पूछ, एक पैरेलल में कैसे बताएंगे कि बल्ब कौन सा फूट जाएगा, समझ लो कि पैरेलल का सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर दोनों की रेटेड 220 वोल्ट है, दोनों की रेटेड 220 वोल्ट है, तो अगर बल्ब फूटने का चांस तब हो सकता है जब इसकी सप्लाई 220 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि दोनों में क्या होगा 220 तक ही जा सकती है, बस सिंपल सी बात है, सेम रहेगी। तो अगर बैटरी 220 से ज्यादा चली गई तो दोनों बल्ब फट जाएंगे, और नहीं गई 220 से छोटी रही तो बल्ब नहीं फटेंगे। तो सिंपल सी बात है, पैरेलल में ब्राइटनेस भी सेम रहती है और बल्ब फटने का चांस तब होगा जब बैटरी की दोनों की रेटेड से ज्यादा चली जाए। ठीक है, दोनों की रेटेड से ज्यादा चली जाए। या मान लो इसकी अलग अलग थी, इसकी मान लो 110 वोल्ट थी, इसकी 220 वोल्ट थी, तो कम वाले की होनी चाहिए। 110 वोल्ट से ज्यादा चला गया, मान लो 120 वोल्ट हमने सप्लाई कर दी, तो ये तो झेल जाएगा, लेकिन ये वाला साला नहीं झेल पाएगा। तो दोनों में से कि एक जो छोटा है उसके बराबर की बैटरी होनी चाहिए। अगर उससे थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो एक वाला साला उड़ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे पैरेलल में कि जिसका छोटा होगा वोल्टेज वही बैटरी यूज की जाएगी। जबकि सीरीज के केसेस में अलग होता है। सीरीज के केसेस में कोई पूछ ले कि सर कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो उसके लिए वोल्टेज को डिवाइड करो सबसे पहले अपने तरीके से। इसका रेजिस्टेंस पता होगा, इसका पता होगा, इसका रेजिस्टेंस डिवाइड करना बताया है वोल्टेज में। ठीक है, सीरीज में बताया था ना रेजिस्टेंस कैसे डिवाइड करते हैं, ऐसे सर R1 R2 R3, फिर तीनों को जोड़ते हैं, एक को फिर नीचे जोड़ के फिर टोटल, हाँ सर, सबका डिवाइड करो तो वोल्टेज निकल आएगा। इसका मान लो V1 आ गया, इसका V2, इसका V3। अब देखो इनमें से V1 V2 V3 में से सबसे छोटा वोल्टेज किसका है, सबसे छोटा मान लो V1 का आया तो V1 की बैटरी लगेगी, मान लो V2 का आया तो कितने की V2। अगर इनमें से ज्यादा हो गई तो साला खत्म हो जाएगा सब कुछ, तो सिस्टम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ब्राइटनेस वाले भी समझा दिए और कौन सा बल्ब फूटेगा वो भी समझा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर एंड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। एक और वीडियो आएगी इसमें 25 से 30 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा या प्रीवियस ईयर के मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, पढ़ते रहिए। वेल डन टू ऑल ऑफ यू।